हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और आज इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो है सूर्य और तारों में तापनाभिकीय संलयन यानी थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन एंड स्टार्स। हम ये देखते हैं कि सूर्य और तारे चमकते हैं, है ना। तो इनकी चमक का कारण है वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब एनर्जी कन्वर्जन होता है। एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कह सकते, एनर्जी कन्वर्जन होता है, मतलब एनर्जी प्राप्त होती है हमें। तो ये एनर्जी किस प्रकार से प्राप्त होती है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं नाभिकीय संलयन के बारे में कि नाभिकीय संलयन बेसिकली क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि हल्के नाभिक जिनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कम होती है, तो वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान बढ़ाने के लिए अधिक द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक में कन्वर्ट होते हैं संयोजित होकर, और इसी प्रोसेस को हमने नाभिकीय संलयन कहा था। इम्पोर्टेंटली मैंने इसमें यह बताया था कि नाभिकीय संलयन में हल्के नाभिक जोड़कर भारी नाभिक नहीं बनाते, बल्कि ज़्यादा द्रव्यमान संख्या वाला नाभिक बनाते हैं गाइस। इम्पोर्टेंटली ज़्यादा द्रव्यमान संख्या वाला नाभिक, ज़्यादा द्रव्यमान वाला नाभिक नहीं, यानी बनने वाले नाभिक का जो द्रव्यमान है वो हमेशा संलयित होने वाले नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है, यानी कि इस द्रव्यमान में जो कमी है वही कमी ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम नाभिकीय बंधन ऊर्जा के समय पढ़ चुके हैं कि द्रव्यमान शक्ति किस प्रकार से बंधन ऊर्जा में कन्वर्ट होती है अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता सिद्धांत के आधार पर। इसके साथ ही हमने ये डिस्कस किया था कि संलयन की जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, क्योंकि दो नाभिकों को संलयित करने का मतलब है दो प्रोटॉन्स को या दो पॉजिटिव चार्जेस को एक दूसरे में मर्ज करना। और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में कूलाम का प्रतिकर्षण बल लगता है, और इतना ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगने के बावजूद अगर हम ये चाहें कि नाभिक संलयित हो जाए तो उनकी एनर्जी जो है, उनकी ऊर्जा वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब इतनी ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करवाने के हमारे पास दो मेथड मैंने बताए थे। एक तो हम त्वरित्रों से यानी एक्सेलरेटर से प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में संलयन की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है, नाभिक एक दूसरे से प्रकीर्णित ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर मान लेते हैं कि संलयित हो भी जाते हैं तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका मान तो कम होता है, जबकि त्वरित्रों में हमने जो ऊर्जा लगाई है उसका मान ज़्यादा होता है। यानी हमने 10 रुपये लगाए तो 8 ही रुपये मिलेंगे, ऐसा कुछ सीन होता है। तो इसलिए हम त्वरित्रों का उपयोग नहीं करते हैं। हम किसका उपयोग करते हैं? हम ताप नाभिकीय संलयन का यूज करते हैं। गैस अवस्था में हम द्रव्य के कण को अधिक ताप पर गर्म करते हैं, एनर्जी देते हैं। अधिक ताप पर गर्म करने से इनके बीच वाइब्रेशंस एंड टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और रैंडम टक्कर से नाभिक एक दूसरे के पास आते हैं और संयोजित हो जाते हैं, और इस स्थिति में नए नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रोसेस में एनर्जी भी रिलीज होती है। उसके साथ ही हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि विखंडन में ऊर्जा कम प्राप्त होती है और संलयन में ऊर्जा क्या प्राप्त होती है? ज़्यादा। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस यही करेंगे कि सूर्य और तारों में किस प्रकार से संलयन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज का सेशन। हम डिस्कस कर रहे हैं सूर्य एवं तारों में ताप नाभिकीय संलयन। ताप नाभिकीय संलयन यानी थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन इन सन एंड स्टार्स। देखिए, इसके पीछे काफ़ी सारे हिस्ट्री है, काफ़ी सारे मत हैं। 1930 से पहले, बिफोर 1930 ये माना जाता था, अभी अगर रिसेंटली बात करें तो हम क्या देख रहे हैं, सूर्य जो है वो लगभग हमें 4.5 और 10⁸ सालों से कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहा है ना। 4.5 × 10⁸ ईयर्स से सूर्य कंटिन्यूसली एनर्जी हमें दे रहा है, और पर सेकंड हमें इससे कितनी एनर्जी मिलती है? पर सेकंड ऑन एन एवरेज 3.9 × 10⁻26 जूल एनर्जी हमें पर सेकंड प्राप्त होती है। तो लगभग इतने सालों से ये प्रति सेकंड हमें 3.9 10⁻26 जूल, बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी है प्रति सेकंड। सूर्य से लगभग इतनी ज़्यादा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। और प्रति सेकंड इतनी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो हमने 1930 से पहले की अगर हम बात करें तो ये माना जाता था कि सूर्य जिसका द्रव्यमान लगभग 2 × 10⁻30 किलोग्राम होता है, उसमें
कार्बन और ऑक्सीजन का कंबशन होता है, कार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता होगा और इस प्रोसेस में हमें एनर्जी रिलीज होती होगी। ठीक है, ये माना जाता था 1930 से पहले कि सूर्य से प्रति सेकंड इतनी ऊर्जा रिलीज होने का ये कारण हो सकता है कि उसमें एनवायरनमेंट में जो कार्बन है उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन होता होगा और उससे हमें जिस प्रकार से हमारे घरों में लकड़ी जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है वैसे वहां पे भी ऊर्जा प्राप्त होती होगी। लेकिन बाय कैलकुलेशन जब हम देखते हैं कि सूर्य से प्रति सेकंड इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है तो बाय कैलकुलेशन अगर हम देखें तो हमें यह पता चलता है कि अगर वहां पे वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही ऊर्जा बन रही होती है या परिवर्तित हो रही होती है तो सूर्य कुछ हजार साल बाद ऊर्जा देना बंद कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं। सूर्य हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो बाद में जब हमें रिसर्च द्वारा ये पता चला कि सूर्य के एनवायरनमेंट में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। ठीक है, और कुछ पोर्शन जो है वो अन्य एलिमेंट्स होते हैं। लगभग 35% इसके एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन होती है, 64% एनवायरनमेंट में हीलियम होती है और बाकी रिमेनिंग 1% जो है वो अदर होते हैं। तो सूर्य के एनवायरनमेंट में लगभग हाइड्रोजन 35% होती है, हीलियम 64% और 1% अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमें पता चलती है कि सूर्य के एनवायरनमेंट में कोई भी भारी तत्व तो होता ही नहीं है या न के बराबर होता है, तो यहाँ नाभिकीय विखंडन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि नाभिकीय विखंडन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो शायद सूर्य से नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा मिल रही होगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि नाभिकीय विखंडन तो भारी तत्वों में होता है, भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सूर्य के एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा है, बाकी नाभिक जो है भारी नाभिक वो कम संख्या में है, तो इतनी ज्यादा ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से हमें प्राप्त नहीं हो सकती। उसके बाद 1939 में अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेथे। ठीक, इन 1939 एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिनका नाम थे बेथे। उन्होंने ये प्रपोज किया, उन्होंने ये बताया कि वास्तव में सूर्य में ताप नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वहां पर हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर हीलियम की नाभिक बनाते हैं और इस प्रोसेस में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इसके साथ ही इस पूरी प्रोसेस को प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। 1939 में बेथे ने केवल ये प्रपोज किया था कि वास्तव में वहां पर क्या हो रहा होगा कि हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं और इस प्रोसेस में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इस पूरी प्रोसेस को प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। इट इज सेड टू बी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो देखिए प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है वो बेसिकली 4 इक्वेशन से दिया जाता है। उन चारों इक्वेशन को अपन लिख लेते हैं और उसके बाद उसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल बेसिकली क्या होता है, कि सूर्य के एनवायरनमेंट में किस प्रकार की रिएक्शन होती है। पहले अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 1H1 प्लस 1H1 चेंज इनटू 1H2 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस गामा रेडिएशन प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू गामा रेडिएशन प्लस 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ड्यूटेरियम 1H2 प्लस प्रोटियम 1H1 चेंज इनटू 2He3 प्लस गामा रेडिएशन प्लस 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन हीलियम आइसोटॉप 2He3 चेंज इनटू 2He4 प्लस 2 प्रोटियम प्लस 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली इन 4 इक्वेशन से प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल दिया जाता है कि सूर्य में जो रिएक्शन हो रही होगी वो कुछ इन 4 प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती है। तो हम क्या देखते हैं, पहली प्रोसेस में हाइड्रोजन के समस्थानिक 2 प्रोटियम जुड़ के 1H1 और 1H1 यानी 2 प्रोटियम जुड़कर एक ड्यूटेरियम का नाभिक बनाते हैं और इसके साथ ही एक पॉजिट्रॉन रिलीज करते हैं। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, तो पॉजिट्रॉन रिलीज होती है और इस प्रोसेस में गामा रेडिएशन भी रिलीज होती है और साथ ही 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है। अब ये जो पॉजिट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड होता है, दोनों एंटी पार्टिकल है, तो दोनों के संयोजन से 2 गामा रेडिएशन रिलीज होती है और साथ ही 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर इस प्रोसेस में जो ड्यूटेरियम का नाभिक बना है, ये ड्यूटेरियम का नाभिक वापस किसी प्रोटियम के नाभिक से संयोजित होता है और हीलियम के एक समस्थानिक में बदलता है जो होता है 2He3। साथ ही गामा रेडिएशन और कुछ एनर्जी रिलीज होती है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब
यहाँ पर जो हमारे पास 2He3 हीलियम का एक समस्थानिक बना है, ऐसे दो समस्थानिक जुड़कर हीलियम का एक स्थायी समस्थानिक बनाते हैं, स्थायी 2He4, और साथ में दो प्रोटियम और रिलीज होती है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो हम क्या देखते हैं गाइस कि फाइनल इक्वेशन में हीलियम का स्थायी समस्थानिक बनने के लिए 2He3 चाहिए, हमारे पास 2He3 के दो नाभिक चाहिए, है ना। 2He3 जो है यहाँ पर ये 2He3 ये नाभिक है, ठीक है, 2He3। तो हमारे पास हीलियम के ऐसे दो समस्थानिक होने चाहिए, जबकि यहाँ पर हीलियम का एक ही समस्थानिक बनता है। इसका ये मतलब है कि चौथी अभिक्रिया होने के लिए पहली, दूसरी और तीसरी अभिक्रिया को दो दो बार होना पड़ेगा। तभी तो हमारे पास देखिए ये दो बार होगी, ये दो बार होगी और ये दो बार होगी, तो अब हमारे पास ये 2He3 जो है उसके कितने नाभिक मिलेंगे, हमारे पास दो नाभिक मिलेंगे। क्लियर। तो चौथी अभिक्रिया होने के लिए पहली, दूसरी और तीसरी अभिक्रिया को दो दो बार होना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस अभिक्रिया को भी हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। इस अभिक्रिया को भी हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से। और इस अभिक्रिया को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से। ठीक है, तो इन सभी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इन सभी अभिक्रियाओं को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो इन सभी अभिक्रियाओं को हम जोड़ देते हैं। जैसे इससे पहले हमने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया देखी थी तो हमने इक्वेशंस को जोड़ा था, वैसे यहाँ पर भी हम जब इनको 2 से, इसको 2 से और इसको 2 से गुणा करके इन सभी अभिक्रियाओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी गाइस, उस फाइनल इक्वेशन को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कट कटा के। तो फाइनल इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी 4 1H1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू 2He4 प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा रेडिएशन प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि यहाँ पर ये अभिक्रियाएं दो बार होती है, जिससे हमें हीलियम 2He3 के दो आइसोटोप्स मिलते हैं। ये हीलियम के दो आइसोटोप्स जोड़ के हीलियम का स्थायी आइसोटोप 2He4 बनाते हैं, दो प्रोटियम रिलीज करते हैं। प्रत्येक अभिक्रिया को इनको 2 से गुणा करके और इसको 1 से गुणा करके जोड़कर बैलेंस करते हैं रिएक्शन को, तो हमारे पास ये रिएक्शन मिलेगी। आप ये बैलेंस कर लेना, ये एज एन असाइनमेंट मैं आपको दे देता हूँ। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये आती है, इसमें एनर्जी को भी गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर 0.42 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0.84। इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.04। इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11.98 और इसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, प्रत्येक अभिक्रिया को 2 से गुणा करना है और फिर जोड़ देना है, तो हमारे पास ऐसी कुछ वैल्यू बनेगी गाइस, है ना। इसके अलावा कुछ खास वैल्यू बनने नहीं है, यही कुछ वैल्यू हमारे पास बनेगी। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर फाइनल इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि 4 हाइड्रोजन के नाभिक जुड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और इस प्रोसेस में 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। इस अभिक्रिया के दोनों साइड हम 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, दोनों साइड 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, तो दोनों साइड हम 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं और फाइनल इक्वेशन को मैं वहां लिख देता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4 1H1 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे और 2 हमने जोड़ दिए, तो 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2He4 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2He4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा रेडिएशन और प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे देखिए 4 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 4 कॉमन, 1H1 और प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 2He4 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 न्यूट्रिनो 6 गामा रेडिएशन प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए गाइस, हाइड्रोजन का ये केवल नाभिक है और नाभिक के साथ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन मिलकर एक परमाणु बनाते हैं, तो ये पूरा एक हाइड्रोजन का परमाणु बन जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन का 4 परमाणु को व्यक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोष्टक के अंदर अगर वाली बात करें तो कोष्टक के अंदर वाली क्वांटिटी जो है, केवल कोष्टक के अंदर वाली क्वांटिटी वो हाइड्रोजन के परमाणु को व्यक्त करती है। किसको, हाइड्रोजन
परमाणु को व्यक्त करती है, क्योंकि परमाणु में क्या होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन। तो 1H1 तो नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो परमाणु ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पे देखिए 2He4, यहाँ पे ये हीलियम का नाभिक है और इसमें 2 प्रोटॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, तो मेरे पास ये पूरा हीलियम का क्या आ जाएगा, नाभिक आ जाएगा। तो ये हीलियम का परमाणु आ जाएगा, नाभिक क्या, तो ये हीलियम का परमाणु आएगा। मतलब कोष्ठक के अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो परमाणु को व्यक्त करती है। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्य और तारों में 4 हीलियम के हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं, जो होती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है गाइस, वो द्रव्यमान क्षति के कारण ही उत्पन्न होती है। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि 4 हाइड्रोजन परमाणुओं का जो द्रव्यमान है या हाइड्रोजन के नाभिकों का द्रव्यमान है वो हमेशा ही हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान से ज्यादा होगा, या ये कहूँ कि हीलियम के नाभिक का जो द्रव्यमान है वो 4 हाइड्रोजन नाभिक के द्रव्यमान से कम होगा, और द्रव्यमान में यही कमी हमारे पास ऊर्जा के रूप में रिलीज हो जाती है। तो इसको अपन थ्योरेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए इसको प्रूफ किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब 4 हाइड्रोजन के नाभिक जुड़कर एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं तो हमेशा द्रव्यमान में कुछ कमी होगी, और द्रव्यमान में यही कमी किसके रूप में बदल जाती है, ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। तो इसको अपन प्रूफ भी कर सकते हैं कि हमारे पास सेम एनर्जी प्राप्त होगी। इसको रफ कर देता हूँ, इसको प्रूफ कर देता है। यस आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इस पूरी प्रोसेस को रफ कर देते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी किस रूप में आती है। तो यहाँ पर एनर्जी जो आएगी वो आएगी डेल्टा mc² के रूप में। डेल्टा m क्या है, द्रव्यमान में कमी या द्रव्यमान में क्षति। तो हम हमेशा जानते हैं कि बनने वाले नाभिक का द्रव्यमान कम होता है और बनाने वाले नाभिक का द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो द्रव्यमान में ये कमी किसके बराबर आएगी, 4 हाइड्रोजन के नाभिक में से हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान को क्या कर दें, माइनस, मतलब 4 मास ऑफ किसका, 1H1 हाइड्रोजन के नाभिक के द्रव्यमान में से मास ऑफ किसका माइनस करे, 2He4, यानी कि 4 हाइड्रोजन के नाभिक में से एक हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान को माइनस करे, उतने हमारे पास द्रव्यमान में कमी होगी और उसको c² से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर। अब हम जानते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो कितना होता है, वो हमारे पास वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है स्पेक्ट्रोग्राफ से, 1.007825 AMU या U कह दो। और मास ऑफ हीलियम जो होता है नाभिक का वो मेरे पास कितना होता है, वो होता है 4.00622603 U, ठीक है। और एक U के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ऊर्जा कितनी होती है, एक U के करस्पॉन्डिंग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है, हमें ये पता है। वैल्यू पुट अप कर देते तो मेरे पास ऊर्जा क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 m ऑफ H1 कितना है, 1.007825, ठीक, और माइनस m ऑफ He 4.002603, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आएगा इसका U और इंटू c²। अब एक U से कितनी ऊर्जा रिलेटेड होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने U से कितनी होगी, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। इस पूरे को सॉल्व करने पर हमारे पास सेम वैल्यू आती है 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 4 हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर जब एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं तो इस स्थिति में हमारे पास लगभग 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलीज होती है, और यही प्रोसेस सूर्य में होती है। अब होगा क्या गाइस, कि इस हिसाब से अगर सूर्य ऊर्जा विकिरित करेगा तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन नाभिकों की संख्या धीरे धीरे घट रही है और इसके एनवायरनमेंट में हीलियम की जो मात्रा है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी तो इस हिसाब से बाय कैलकुलेशन ये हमें तकरीबन 5 × 10⁹ साल तक ऊर्जा दे सकता है कंटिन्यूसली। और इस ड्यूरेशन में इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो घटेगी, हीलियम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी। जब एनवायरनमेंट में पूरी रूप से हीलियम हो जाएगी तो इस स्थिति में ये धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, और ठंडा होने के कारण गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो इसके कोर का टेम्परेचर, इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इसकी बाहरी जो परिधि है वो धीरे धीरे प्रसारित होगी। और प्रसारित होते होते अगर हम मान लें ये सूरज है और ये हमारी पृथ्वी है, तो प्रसारित होते होते इसकी बाउंड्री जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और बाउंड्री धीरे धीरे बढ़ने का मतलब एक दिन ये हमारी पृथ्वी की अक्ष तक भी आ जाएगी। और एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो इसे ही लाल दानव या रेड जाइंट कहते हैं, जो कि ये बहुत फ्यूचर की कंडीशन होगी। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है गाइस वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है।
शायद इस पे हम एक वीडियो लेक्चर और डिस्कस कर लेंगे अगर हुआ तो, जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।